माइन ट्री से निकलने के बाद रिया, अमन अपने सिक्योरिटी गार्ड और पेमा के साथ होटल मिडनाइट की ओर बढ़ते जा रहे थे। हालांकि माइन ट्री से होटल मिडनाइट की दूरी बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन ट्रैफिक ज्यादा होने की वजह से गाड़ी चल नहीं रही थी, बल्कि खिसक रही थी। वो लोग लगभग होटल मिडनाइट के पास पहुंच चुके थे कि तभी सिग्नल लाल हो गया है। पेमा ने सिग्नल देखकर गाड़ी रोक दी और उसके हरे होने का इंतजार कर रहा था। तभी उसने अपने शीशे से देखा कि कुछ लोग पैदल ही उसकी ओर बढ़ रहे हैं। ये वही लोग थे जो उस दिन रानी के यहाँ टकराए थे। पेमा को लगा कि अब कुछ कांड होने जा रहा है और उसने हड़बड़ाहट में अपना पांव कार के अंदर बैठे बैठे हिलाना शुरू कर दिया। पेमा के पीछे रिया बैठी हुई थी और उसने कार की सीट पर सिर पीछे रखा हुआ था और अमन उसके बगल में बैठा हुआ था। अमन की नजर पेमा की हरकत पर पड़ी और उसने पेमा से पूछा, क्या हुआ पेमा जी, आपकी तबीयत खराब है क्या? उसकी आवाज सुनकर पेमा पलटा, जो शीशे में उन लोगों को अपनी ओर आते हुए देख रहा था। वो उन लोगों को देखने में इतना खोया हुआ था कि अमन की आवाज तो उसके कानों में पड़ी, लेकिन वो सुन नहीं पाया कि अमन ने क्या कहा है। तो उसने पीछे देखते हुए अमन से सवाल करते हुए बोला, क्या कहा सर आपने? पेमा के द्वारा सवाल का जवाब देने के बजाय सवाल ही करने पर अमन समझ गया कि पेमा का ध्यान कहीं और है और इसलिए उसने दोबारा पेमा से सवाल करते हुए कहा, क्या आपकी तबीयत खराब है? नहीं, पेमा ने जवाब दिया और फिर से रोड की तरफ देखने लगा। तब तक वो लोग उसकी गाड़ी के पास आ चुके थे। पेमा का दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। उसे लगा कि शायद उन लोगों ने किसी तरकीब से उसके बारे में पता कर लिया है और इसी वजह से उसे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए हैं और आज उसका राज खुल जाएगा। और फिर तमाम तरह के सवाल उसके दिमाग में तैर गए। तब तक वो लोग उसके बगल में से आकर निकल गए। उनके आगे चले जाने के बाद पेमा ने राहत की सांस ली। तब तक सिग्नल भी हरा हो चुका था। सिग्नल हरा होने के बाद वो लोग वहां से निकल गए। भले ही पेमा को लगा हो कि उसका राज खोलने से बच गया, लेकिन अमन को उसकी हरकतों पर काफी ज्यादा शक हो चुका था। लेकिन उस समय मौके की नजाकत और रिया के मानसिक हालात को देखते हुए अमन ने कोई सवाल नहीं किया और रिया को आवाज दी, जो आंख बंद किए हुए लेटी हुई थी। रिया मैम। उसकी आवाज सुनकर रिया ने अपनी आंखें खोली और उसकी ओर देखते हुए बोले, क्या हुआ अमन? अमन के द्वारा पुकारे जाने पर रिया ने उसे सवाल करते हुए पूछा, मैम, राजस्थान वाले प्रोजेक्ट का रिव्यू फाइल रेडी है, आप एक बार देख लीजिए। कहते हुए अमन ने अपना टैबलेट रिया को पकड़ा दिया और वो एक एक स्लाइड देखने लगी। गाड़ी धीरे धीरे ट्रैफिक को पार करते हुए होटल मिडनाइट की ओर बढ़ रही थी। इधर रिया प्रोजेक्ट को लेकर चिंतित थी कि अगर उसके प्रोजेक्ट में कोई भी कमी रह गई तो उसका क्या होगा, और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपने आप को लेकर परेशान था कि अगर सुकृति ने उसके बारे में उसकी माँ को बता दिया तो फिर क्या होगा। गुल्लू के मुंह से आफत की बात सुनते ही सिद्धार्थ फिर चिंतित हो गया। उसे लगा कि सुकृति ने उसके सारे राज खोल दिए और उसने आंखें चौड़ी करते हुए गुल्लू से पूछा, अब क्या कहा उसने? ये सवाल पूछते वक्त सिद्धार्थ को लगा था कि शायद सुकृति ने उसके राज खोल दिए हैं, लेकिन उसके जवाब में गुल्लू ने जो कहा वो सुनकर उसके पसीने छूट गए थे। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारे पिताजी भी आ रहे हैं। गुल्लू के इतना कहने पर सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसका कलेजा मुंह में आ गया हो और वो जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगा। तब तक महेश बैठक में आ चुके थे। महेश को आया देख निर्मला ने उनसे सवाल पूछते हुए कहा, आ गए आप? क्या कहा डॉक्टर ने? निर्मला के सवाल पूछने पर महेश बैठक के अंदर आते हुए जवाब देते हुए कहा, कुछ खास नहीं, बस कहा कि थोड़ा आराम कर लो। वो उससे आगे कुछ कहता कि उसकी नजर वहां बैठी सुकृति और उसके दोस्तों पर पड़ी और उन्हें देखकर उसने निर्मला की ओर मुखातिब होते हुए पूछा, ये बच्चे कौन हैं? महेश के सवाल पूछने पर निर्मला ने उनका परिचय कराते हुए कहा, ये लोग सिद्धार्थ के दोस्त हैं और उसी से मिलने आए हैं। अच्छा अच्छा, निर्मला का जवाब सुनकर महेश ने कहा और फिर आगे निर्मला से मुखातिब होते हुए बोला, सिद्धार्थ को बुला लो, वो ऊपर अभी खेतों में ही होगा ना? महेश ने निर्मला की ओर देखते हुए कहा, नहीं नहीं, वो आ चुका है, पता नहीं कैसे भीग गया था तो कपड़े बदलने गया हुआ है। निर्मला ने सिद्धार्थ के आने के बारे में जानकारी देते हुए महेश से कहा,
भीग गया? बारिश भी नहीं हुई तो भीग कैसे गया? महेश ने निर्मला से अगला सवाल किया। अब उसको भी इस बात की जिज्ञासा हो चली थी। पता नहीं, आ रहा है अभी, उसी से पूछ लेना। काफी भीगा हुआ था तो मैंने कुछ पूछा ही नहीं, निर्मला ने महेश के सवाल का जवाब देते हुए कहा। अच्छा ठीक है। निर्मला का जवाब सुनने के बाद महेश ने कहा और फिर सुकृति और उनके दोस्तों की ओर देखते हुए बोला, इन बच्चों को कुछ नाश्ता पानी कराया या नहीं? अभी कोई बैठने वाला नहीं था इनके पास। आप बैठो, मैं लेकर आती हूँ। कहते हुए निर्मला उठी और किचन की ओर चली गई और महेश वहीं उनके पास बैठ गया। फिर वहीं से बैठे बैठे उन्होंने सिद्धार्थ को जोर की आवाज दी, सिद्धार्थ! उनकी आवाज सिद्धार्थ के कानों में पड़ी, जो अपने कमरे में गुल्लू के साथ बैठा हुआ आने वाली आफत के बारे में सोच रहा था। अपने पिताजी की आवाज सुनने के बाद सिद्धार्थ को लगा कि उस आफत का आरंभ हो चुका है और डर के मारे उसके हलक से कोई आवाज नहीं निकली। उसका कोई जवाब न आने पर महेश को लगा कि शायद सिद्धार्थ किसी काम में बिजी है और इसलिए उसने उसकी आवाज पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए उन्होंने दोबारा और जोर से सिद्धार्थ को आवाज लगाई, सिद्धार्थ! ये आवाज पहले के मुकाबले में काफी तेज थी और सिद्धार्थ को साफ साफ सुनाई दिया और उसे लगा कि महेश उसे डांटते हुए बुला रहे हैं और उसने फिर से उन्हें इग्नोर करना उचित नहीं समझा और वहीं से बोला, हाँ आ रहा हूँ। उसकी आवाज सुनकर महेश ने आगे कहा, जल्दी आओ भाई, ये लोग तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हो कि निकल ही नहीं रहे हो। महेश की आवाज सुनकर सिद्धार्थ के दिल में थोड़ी सी शांति हुई और वो गुल्लू से बोला, लग रहा है उन्होंने पिताजी से कुछ कहा नहीं है, तभी वो इतने प्रेम से बात कर रहे हैं। हो सकता है, लेकिन अब बाहर चलो वरना पिताजी का प्रेम क्रोध में बदलते ज्यादा समय नहीं लगेगी वत्स। गुल्लू दार्शनिक होते हुए बोला। सिद्धार्थ को एक बार की तो उसके ऊपर बहुत गुस्सा आया, लेकिन फिर उसे लगा कि गुल्लू सही कह रहा है और वो उसके साथ कमरे से बाहर बैठक की तरफ आ गया, जहां सुकृति और उसके दोस्त बैठे हुए थे और वो आकर महेश के बगल में पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। वैसे आमतौर पर सुकृति को देखते ही उसके होश फाख्ता हो जाते थे, लेकिन एक अनजाने डर से उसके होश फाख्ता हो रहे थे। वो सोच रहा था और अपने आप से मन में बोल रहा था, अगर सुकृति ने नदी वाली बात बता दी तो वो क्या जवाब देगा? प्रभुनाथ का कहना सब मानेंगे, उसकी कोई नहीं मानेगा। उसने वीडियो भी डिलीट कर दिया, वरना वही सबूत दिखा देता कि मैं नहीं, वो गलत था, मैंने तो इनको बचाने की कोशिश की। वो ये सब सोच रहा था कि महेश ने उसकी ओर देखते हुए धीमे से कहा, ये पक्का तुम्हारे दोस्त ही है ना? सिद्धार्थ उनका ये सवाल सुनकर हड़बड़ा गया और महेश की ओर देखते हुए बोला, मतलब ये कि क्या ये लोग तुम्हारे दोस्त ही है ना? महेश ने फुसफुसाते हुए दोबारा सवाल किया। हाँ, क्यों? सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया। सुकृति और उसके दोस्त उन दोनों को फुसफुसाते हुए देख रहे थे। लग नहीं रहा है कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। महेश ने फिर से सिद्धार्थ की ओर देखते हुए फुसफुसाते हुए कहा। सिद्धार्थ कुछ जवाब देता उससे पहले निर्मला ने किचन से ही आवाज दी, सिद्धार्थ यहाँ आओ। निर्मला की आवाज सुनकर सिद्धार्थ वहां से उठा और जाने को हुआ तो महेश ने उसे रोकते हुए कहा, तुम यहीं बैठो, मैं देख कर आता हूँ। इतना कहकर वो उठकर किचन की ओर चले गए। उनके जाते ही सिद्धार्थ ने सुकृति की ओर देखा, जो उसे देखते हुए मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ को उसकी मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा कि जैसे वो कह रही हो, अपने माँ बाप के सामने बहुत भोलू राम बन रहे हो, अभी तुम्हारी असलियत बताती हुई ने। सिद्धार्थ समझ चुका था कि अगर उसने सुकृति से माफी ना मांग ली तो उसकी लंका लग जानी है। इसलिए महेश के जाने के बाद वो सीधा सुकृति के सामने जाकर खड़ा हो गया और उसकी ओर देखते हुए बोला, मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब ये मैंने कब कहा कि तुम्हारी गलती है? जब सुकृति ने ये कहा तो सिद्धार्थ की तंद्रा टूट गई और वो पीछे हटने को हुआ, लेकिन सुकृति ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुकृति का हाथ अपने हाथ में छूते ही सिद्धार्थ के रोम रोम में सिरहन दौड़ गई। सुकृति उसका हाथ पकड़े हुए ही बोली, मुझे पता है कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वरना अंकल आंटी को बता देती। जाकर चुपचाप बैठो और मुझे उसके घर ले चलो जिसने तुम्हें वहां धक्का मारा था। सुकृति ने इतना कहकर उसका हाथ छोड़ दिया।
तब तक महेश और निर्मला चाय और नाश्ता लेकर वहां आ चुके थे। उन्होंने चाय और नाश्ता सुकृति और उसके दोस्तों के सामने रखा और सब उसे खत्म करने में व्यस्त हो गए। रिया की गाड़ी होटल मिडनाइट की तरफ भागी जा रही थी और रिया टैबलेट में एक एक स्लाइड खिसकाते हुए फाइल देखे जा रही थी और उसके चेहरे को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि अमन ने बहुत ही बेहतरीन ढंग से ये रिव्यू प्रेजेंटेशन तैयार की है। उसने एक एक स्लाइड देखने और रिव्यू करने के बाद उसे अमन को पकड़ाया और बोली, बहुत अच्छा काम किया है आपने अमन। अब बस क्लाइंट का कोई ऐसा सवाल ना उठे जिसका जवाब हमें देने में दिक्कत हो, तो हमें नहीं लगता कि प्रोजेक्ट का पहला चेक मिलने में कोई दिक्कत होगी। रिया की आंखों में अब एक आशा की किरण दिखाई देने लगी थी, जो डॉक्टर वर्मा की याददाश्त जाने के बाद बुझती गई थी। उन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैं हूं मैम, अमन ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा। थैंक यू, रिया अमन को देखते हुए बोली और फिर अपने मन में कहा, अगर अमन ना होता तो मेरा क्या होता। वो ये अपने मन में सोच ही रही थी कि तब तक होटल मिडनाइट आ चुका था। पेमा ने गाड़ी ले जाकर गेट पर रोकी और फिर रिया उतरी। अमन अंदर ही बैठा रह गया। रिया को लगा शायद अमन अंदर कुछ समेट रहा है, तो वो उसके शीशे के पास झुककर बोली, क्या हुआ अमन, अंदर चलो। आप अंदर चलिए, मैं बस 2 मिनट में आया, अमन ने जवाब दिया और रिया अपने सुरक्षा गार्ड के साथ होटल के अंदर चली गई। जब रिया और उसका सुरक्षा गार्ड जो वहां उसके बगल में आकर खड़ा था दोनों अंदर चले गए, तो अमन ने पेमा की ओर देखते हुए बोला, ये सब क्या चल रहा है पेमा। अमन की आवाज में सख्ती थी। मतलब सर, पेमा ने बहुत ही आराम से सवाल किया। मतलब ये कि तुम ड्राइवर नहीं हो और हमसे कोई बहुत बड़ी बात छुपा रहे हो। अमन का ये जवाब सुनकर पेमा के होश उड़ गए। उसे लग गया कि अमन के सामने उसका राज खुल चुका है। अब क्या करेगा अमन पेमा के साथ? क्या वो ले जाएगा पेमा को रिया के सामने या फिर पेमा निकालेगा अपने आप को बचाने का कोई जुगाड़? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।